मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। ऐसा तो होना ही था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाना ही था कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के जो नए गाइडलाइन है उस पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाना ही था। उसका कारण यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो लोग काम करते हैं वो पढ़ लिख कर योग्य लोग हैं, चीजों को समझते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। बड़ी मेहनत करने के बाद उनको वो चारदीवारी और वो कुर्सी मिली है। इसलिए ये फैसला, ये रोक आना ही था। और बदकिस्मती ये है कि मेरा सियासतदान ऐसा नहीं है। नेता बनने के लिए, सरकार चलाने के लिए किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। आपका दिमागी टेस्ट वहां नहीं होता। आपको सिर्फ चालें चलनी आनी चाहिए, आपको फुट डालनी आनी चाहिए। इसमें काबिल है मेरे भारत का सियासतदान, बहुत काबिल है। उसी का रिजल्ट था ये यूजीसी का नए गाइडलाइन। ये उसी की उपज थी, उसी के दिमाग की। अब इस पर फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी गई है और इसका अगली हियरिंग, इसकी अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी। लेकिन ये अब पूरी तरह से ये चीजें टली नहीं है। अभी वो लोग जो बाय चांस नेता बन जाते हैं, बाय चांस सियासतदान बन जाते हैं और बाय चांस सरकार में बैठ जाते हैं, उनको यह कानून अभी वापस लेना है। उनको यह कानून अभी वापस लेना है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इस यूजीसी के कानून की जो नियम है, जो शब्दावली है इसमें लिखी गई है, वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, वो अस्पष्ट है। इसका मिसयूज 100% हो सकता है। ये उन पढ़े लिखे लोगों ने कहा, ये उन समझदार लोगों ने कहा कि इसका 100% मिसयूज हो सकता है। लेकिन भारत को चलाने वालों को यह बात समझ नहीं आई। कारण वही है, पढ़ाई लिखाई, एक अच्छी सोच, एक अच्छी समझ। वो तो इस चीज में माहिर हैं कि किसको किसके साथ लड़ाकर, किसको किसके साथ लड़ाकर आपको फायदा मिल सकता है, और उसमें माहिर है वो। ये उपज, ये कानून की उपज जो है, ये उन्हीं दिमागों से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह के कानून देश को पीछे की ओर धकेल देंगे। हम जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं, हम समानता लाना चाहते हैं। आने वाली पीढ़ियां इस जातिवाद को समझे ही ना, सिर्फ इंसान को इंसान समझे। लेकिन ऐसे कानून, ऐसी मंशा वाले लोग, ऐसे दिमाग वाले लोग ये होने नहीं देंगे। बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट ने और इस पर रोक लगा दी। और 2012 के जो ऑलरेडी SC/ST एक्ट के जो लॉज हैं, उन्हीं पर काम करने के लिए कहा, उन्हीं को कंटिन्यू किया जाए। इस पर भी हैरत जताई कि अगर कोई किसी पर कोई इल्जाम लगाता है, एट द एंड ऑफ द डे वो इल्जाम झूठा साबित होता है तो दूसरे पर कार्रवाई नहीं होगी। यह हैरान कर देने वाला है। और माननीय उच्च न्यायालय इससे हैरान हुए। फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन यह पूरी तरह से टला नहीं है अभी, क्योंकि SC/ST OBC और जितने भी इसमें, इस कानून में जितने भी ये लोग आते हैं, ये भी पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी समझदार लोग हैं, ये भी भाईचारे वाले लोग हैं। लेकिन ये एक फूट डाल दी जाती है, वो बड़ा समंदर तैयार कर लेती है। यही कोशिश की गई थी। और मैंने आपको पिछली रिपोर्ट में भी कहा था कि मेरे कितने दोस्त ऐसे हैं जो इंटेलेक्चुअल हैं, एजुकेटेड हैं, वो इस बात को समझते हैं
वो भी चाहते थे कि इस कानून में, इस गाइडलाइन में कुछ अमेंडमेंट होने चाहिए। लेकिन आप उन लोगों के बारे में सोचो जो गांव में रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, शिक्षा बहुत महंगी होने के कारण उन तक शिक्षा नहीं पहुंचती, अभी भी पिछड़े हुए हैं। उन तक क्या मैसेज गया होगा? उन तक यही मैसेज गया होगा कि ये दूसरी जाति वाले हमारे दुश्मन हैं, स्वर्ण जाति वाले हमारे दुश्मन हैं। हालांकि मुझे तो इस नाम से भी एतराज है कि पिछड़ा, स्वर्ण, मुझे इससे भी एतराज है। मुझे सब एक जैसे दिखते हैं। ये कानून शायद आने वाले दिनों में अपने वजूद में ना रहे, लेकिन ये जो जहर घोल गया है, क्योंकि एक बड़ी आबादी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि आपने वो सुविधाएं उन तक पहुंचने ही नहीं दी, तो उनके मन में एक भाव रह गया, एक जख्म छोड़ जाएगा ये गाइडलाइन। हैरान हूं मैं, भारत को चलाने वाले दिमाग इतने लाचार, या फिर जानबूझकर किया गया ये, इससे कोई सियासी माइलेज मिलने वाला था, इससे कोई सियासी माइलेज मिलने वाला था। अगर इस तरह का दिमाग चलाकर आप सत्ता में बने रहना चाहते हो तो आपकी तो तरक्की 100% है, लेकिन देश इतना पीछे चला जाएगा, इतना पीछे चला जाएगा, जिसको संभालने में मुश्किल हो जाएगी। और ये स्वर्ण जाति वाले वही लोग हैं, शायद उनमें से मैं भी आता हूं, ये वही लोग हैं जिन्होंने जिस तरह का भी कानून मोदी सरकार ने पिछले कई सालों में लाया, इन्होंने हर बार वाहवाही की है। और ये 90% लोग जो हैं ये वोटर हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। मुझे लगता है कि भाजपा भी हैरान हुई होगी, सरकार भी पहली बार हैरान हुई होगी कि हमारी हर हां में हां मिलाने वाले इन लोगों को हुआ क्या है। पूरे भारत में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, ये झंझोड़ कर रख दिया होगा भाजपा वालों को, इन्होंने झंझोड़ कर रख दिया होगा। आप कुछ भी लेकर आ जाओगे और भारत के लोग उसको सह लेंगे, चुपचाप उसको अडॉप्ट कर लेंगे, ये नहीं चलेगा। ये उसका एक सबूत था, ये उसका एक सबूत था, ये उसकी एक हलचल थी जो भारत में हुई, और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और इस पर स्टे कर दिया गया। और कहीं ना कहीं भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने राहत की सांस भी ली होगी। मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि ये गाइडलाइन सामने लाकर, ये कानून सामने लाकर 13 जनवरी 2026 को इस कानून को जिंदा कर वो ना अब इसको निगल पा रहे थे, ना उगल पा रहे थे, ना अंदर जा रहा था, ना बाहर आ रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर इस पे स्टे कर दिया, उन्होंने राहत की सांस ली। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमने जो आग लगाई थी उस पर कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको ठंडा कर दिया। अगर ये कानून को, ये सरकार को फैसला करना पड़ता, सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करती, तो सरकार या तो इसको कंटिन्यू करती, जो प्रोटेस्ट हो रहे थे और उग्र हो जाते, और अगर इनको वापस लेती तो जिन 70 से 80% लोगों को इन्होंने वोट में तब्दील करने की कोशिश की है, क्योंकि इस बार बहुमत में आना है, उनके लिए मुश्किल हो जाती है। इनके लिए सरकार दोनों तरफ से फंस गई थी, अब ना निगल सकते थे ना उगल सकते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत की सांस जो है वो केंद्र सरकार को भी दी है। इसलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा कि ये जो फैसला था, ये देश को बांटने वाला कानून था, देश को बैकफुट पे ले जाने वाला कानून था, एक दूसरे को आपस में लड़वाने वाला कानून था। एक दूसरे को आपस में मारकाट करवाने वाला कानून था। इससे आप क्या करना चाहते थे पता नहीं, लेकिन पढ़े लिखे हुए दिमागों ने इस पर रोक लगा दी।
और सियासी लोगों ने भारत में एक फूट डाल ही दी थी, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि वहां कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर आपको सियासतदान बनना है, आपको चीफ मिनिस्टर बनना है, आपको किसी बड़े पद पे जाना है, आपको सरकार चलानी है, आपको देश चलाना है, किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हालांकि एक चपरासी बनने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है। ये नुकसान है साहब, ये नुकसान है। एक तो मुद्दा ये हो गया। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट ने इसमें राहत जरूर दी है और कड़े शब्दों में सरकार से कहा है, कड़े शब्दों में, कि इस कानून में जो शब्दावली है वो स्पष्ट नहीं है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए नेक्स्ट हियरिंग उन्होंने 19 मार्च 2026 को रखी है और 2012 में जो कानून ऑलरेडी इन शेप है उसी को कंटिन्यू करने की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने। शुक्रिया, हम आपका मान करते हैं, सम्मान करते हैं और हमें गर्व है कि हमारे पास आप जैसे जस्टिस हैं, इंसाफ देने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे ब्रेन हैं जो भारत को कभी रुकने नहीं देंगे, पीछे की बात तो छोड़ो, कभी रुकने भी नहीं देंगे। यह साबित किया है आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने। एक तो यह हो गया, और दूसरा जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर में खुलने जा रही है, जम्मू में नहीं। टोटल डिस्क्रिमिनेशन। हमारे पास मेडिकल कॉलेज था, वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज था, बंद करवा दिया आप लोगों ने। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, लॉ स्टूडेंट, बिल्कुल सही कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन है और यह डिस्क्रिमिनेशन होगा। उसका कारण यह है कि जो इस वक्त सरकार जम्मू कश्मीर यूटी में वजूद में है, वो कश्मीरी वोटर की वजह से वजूद में है। आपने तो एक भी सीट उनको नहीं दी, तो आपके बारे में क्यों सोचें? यह कहने के लिए अच्छा लगता है कि मैं मुख्यमंत्री पूरे जम्मू कश्मीर का हूं, खाली कश्मीर का नहीं, लेकिन मानसिक तौर पर देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है। उसकी एग्जाम्पल है ये एनएलयू यूनिवर्सिटी जो कश्मीर को मिलने जा रही है, और जम्मू के स्टूडेंट्स जो हैं, लॉ स्टूडेंट्स, जमकर विरोध कर रहे हैं। युवा राजपूत सभा उनके साथ खड़ी है और मुझे लगता है कि हर एक शख्स को जम्मू के उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन उसके साथ मेरे दोस्तों, जो आज प्रोटेस्ट हुआ, होना चाहिए, लेकिन मैंने पहले भी रिपोर्ट की थी सुबह कि जो रास्ते अस्पताल को जाते हैं वो आप 2, 2.5, 3, 4 घंटे के लिए बंद नहीं कर सकते। अगर किसी को इमरजेंसी मेडिकल फैसिलिटी चाहिए होगी, जिंदगी और मौत के बीच एक बाल, जितना एक बाल की मोटाई होती ना, इतना डिफरेंस होता है सिर्फ। वो रास्ते हम बंद, क्योंकि जब वीआईपी मूवमेंट होती है तो हम आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट हमें रुकना पड़ता है। हम चिल्लाते हैं कि इनको वोट देकर हमने जिताया है, आज इनकी वजह से हमें लेट हो रहा है। हम गर्मी, सर्दी, धूप, बारिश में खड़े रहते हैं। समझ सोच के चलो, आप ऐसे सोच के चलो, मेरा भाई, मेरा पिता, मेरी मां, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, उसको इमरजेंसी मेडिकल जरूरत है, तो आपका 4 घंटे का जाम में वो एम्बुलेंस फंस गई, या पर्सनल गाड़ी, प्राइवेट कार फंस गई, उसको इमरजेंसी अस्पताल पहुंचना है, वो दम तोड़ देगा रास्ते में ही बिना इलाज के। तो फिर ये प्रोटेस्ट इनको जगाया कैसे जाए, वो भी आपका सवाल सही है। ऐसे ये लोग जागते नहीं हैं। अगर हम किसी ग्राउंड में बैठकर प्रोटेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि सालों साल भी बैठे रहें, ये लोग आपके पास नहीं आएंगे, मैं ये मानता हूं। इनको नाक और कान से पकड़ना पड़ता है, यहां सांस बंद होती है वहां से पकड़ना पड़ता है इन लोगों को। ये ऊंचा सुनते हैं ये लोग, मुझे जानता हूं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? जो रास्ते अस्पताल को जाते हैं वो रास्ते बंद नहीं करने चाहिए, कुछ विकल्प छोड़ देने चाहिए। फिर करना क्या चाहिए मैं बताता हूं, क्योंकि ये मैं आपको कभी नहीं कहता, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं आप पर सवाल उठा रहा हूं कि आज जो 3 से 4 घंटा जाम रहा,
उसकी वजह से किसी की पेशेंट की मौत हो सकती थी। तो करना क्या चाहिए? सुझाव यह है कि ये फैसले सारे सेक्रेटरीट में होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये उमर सरकार की गलती है, जम्मू कश्मीर यूटी की कोई भी सरकार वो सेक्रेटरीट से चलती है, उनकी गलती है, तो उस सेक्रेटरीट का घेराव करो। उस सेक्रेटरीट के अंदर ना कोई जा सके ना कोई बाहर आ सके, इस तरह के आप प्रोटेस्ट करो। अगर आपको ये इजाजत मिलती है तो, अगर आप ये कर सकते हो, आप राजभवन का घेराव करो, आप सियासी लोगों के जो हेडक्वार्टर है वहां उनका घेराव करो, इनके घरों का घेराव करो। जो आपको ठीक लगता है वो करो, जिस तरह से आप प्रोटेस्ट करना चाहते हो करो, लेकिन वो रास्ते छोड़ दो जो अस्पताल की तरफ जाते हैं। ये मुझे आज पर्सनली फील हुआ, क्योंकि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हीं का कोई रिश्तेदार, उन्हीं का कोई घर वाला, क्योंकि बीमारी, हार्ट अटैक, कुछ भी बीमारी जो है वो पूछकर नहीं आती है, वो इंडिकेट कर नहीं आती है। ये मुझे पर्सनली लगा। मैं आपके प्रोटेस्ट के बिल्कुल साथ खड़ा हूं। आप जो कर रहे हो वो अपने लिए तो मांग रहे हो, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए भी मांग रहे हो, मैं ये समझता हूं। हो सकता है कल का मेरा ही बच्चा लॉ करने के लिए जाए, उसको श्रीनगर तक सफर तय करना पड़े। मैं जानता हूं आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, लेकिन जो आज मैंने खुद महसूस किया, मैं आपके इस प्रोटेस्ट तक पहुंचना चाहता था, नहीं पहुंच पाया, डजंट मैटर। अगर मैंने कवर नहीं किया तो बहुत सारे मीडिया वालों ने कवर किया इसको। मैं वहां पहुंचना चाहता था, नहीं पहुंच पाया जाम के कारण। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर इस जाम में कोई पेशेंट हो, कोई ऐसा शख्स हो जिसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचना है, वो क्या करेगा। इसलिए ये रिपोर्ट मैंने दिन को भी की थी और अभी भी कर रहा हूं। अगर मेरी किसी बात से, मुझे पता है कि आपके सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, आपका करियर जुड़ा हुआ है, आपका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, यूथ जुड़ा हुआ है इस मांग के साथ, और मैं भी आपका समर्थन करता हूं। अगर किसी बात को आपको बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, मैं आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं हमेशा जम्मू के साथ खड़ा हूं, मैं हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूं। लेकिन जो मैंने महसूस किया आज, मैं बेचाल नहीं चल सकता कि कोई ये नहीं कर रहा तो मैं भी ना करूं। ये मैंने आज खुद महसूस किया, इसलिए मैंने आज ये आपके साथ साझा किया। बाकी फैसला आप लोग कीजिए, बाकी फैसला आप लोग कीजिए जो आपको ठीक लगता है। और मैंने हमेशा कहा है कि मैं हमेशा सही नहीं हो सकता, कोई भी हमेशा सही नहीं हो सकता। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।